पाकिस्तान में हालात बेकाबू, पंजाब और खैबर प्रांत में सेना तैनात, अब तक 8 लोगों की मौत। स्वर्ण मंदिर के पास फिर धमाका, नवविवाहित जोड़ा सहित 5 गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद। कन्नौज में वोट डालने को लेकर हुआ विवाद, आपस में भिड़े सपा और बीजेपी के समर्थक, सपा प्रत्याशी ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। आगरा में भीषण सड़क हादसा, पैदल स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 3 छात्रों की मौत, 4 छात्र घायल। माफिया अतीक के तमाम गुर्गों पर धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज, हाईकोर्ट के वकील की जमीन पर कब्जे का मामला, 2015 का है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगल। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मामला, संविधान बेंच ने सुनाया अपना फैसला। अंदरूनी कलह के आधार पर प्रोटेस्ट सही नहीं, सीजेआई का कहना है। शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत। सीजेआई ने यह भी कहा कि पार्टी की कलह में राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए। बड़ा अपडेट, शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत, पार्टी की कलह में राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए, सीजेआई ने कहा। शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे मामले में सुनवाई, संविधान बेंच ने सुनाया अपना फैसला। अंदरूनी कलह के आधार पर फ्लोर टेस्ट सही नहीं, शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप बनाना गलत, और साथ ही कहा कि पार्टी की कलह में राज्यपाल को भी नहीं दखल देना था। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे जान लेते हैं। सत्यम, शिंदे गुट को लेकर फैसला सुनाया है और तमाम जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सीजेआई ने कई बातें हैं जो कही हैं नहीं करना था लेकिन फिर भी की गई। मामले की शुरुआत होती है ये 21 जून 2022 को होती है, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी ही पार्टी के 16 विधायकों ने बगावत कर दी। उनको मनाने की बहुत कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, लेकिन वो नहीं माने और शिंदे के साथ चले गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में गिर गई और इसके साथ ही शिंदे और बीजेपी ने आपस में गठबंधन किया। इसके बाद वहां पर नई सरकार बनती है और इसी को लेकर आज फैसला होना था। लेकिन एक बड़ी बात इसमें ये है कि उस दौरान राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि फ्लोर टेस्ट करिए, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर आज फैसला आया था, जिसमें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो बेंच थी उसने कहा है कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर फैसला स्पीकर लें। और वहीं आपको एक चीज और बता दें, कोर्ट ने जो अभी पहले भी मैं बात कह चुका हूं, कोर्ट ने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार बहाल करने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट जो था उससे सामना नहीं किया, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल सत्यम, तो क्या अभी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर राहत देखो इनको बिल्कुल से मिलती हुई नहीं दिखाई दी है। शिंदे को यहाँ पर राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इन्होंने उद्धव ठाकरे की जो मांग थी वो मैं एक बार आपको बता दूं। उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि राज्यपाल के जून यानी कि 2022 के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए, ये मांग की थी। लेकिन ये मांग जो है वो रद्द नहीं की गई, क्योंकि शिंदे के जो वकील हैं एनके कोल, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल और
विधायक दल आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि शक्ति परीक्षण राजभवन में नहीं होता है बल्कि सदन के पटल पर होता है, और राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया। और इसी चीज को उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो गलत ठहरा रहा है कि राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का जो आदेश दिया था वो गलत है। और इसी को लेकर उन्होंने उस दौरान यानी कि फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और सीधे इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 16 विधायक जो थे वो उस दौरान बागी हो गए थे। बिल्कुल सत्यम, तो कहा जा सकता है कि शिंदे के लिए एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, शिंदे के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, और दोनों पार्टियों के बीच अभी भी वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार चलता आ रहा है। क्योंकि जब से महाराष्ट्र में भूचाल आया, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और शिंदे वहां पर काबिज हुए, शिंदे ने एक बड़ा उलटफेर किया वहां पर, क्योंकि उनके साथ तमाम विधायक हो गए उस दौरान, और जिस वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। उसके बाद से लगातार दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिलता है। अभी चुनाव के जो चिन्ह है उसको लेकर भी वार पलटवार देखने को मिला था, जिसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जी चलिए ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद भी पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़की और हालात तनावपूर्ण रहे। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो उस दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि खान की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की पुलिस फिराक में थी। आखिर लंबे अंतराल के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार को खान की गिरफ्तारी का मौका मिल गया, लेकिन शहबाज सरकार ने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाई होगी कि इमरान की गिरफ्तारी पर पूरा देश ऐसा जल उठेगा। लेकिन इन सबसे इतर अब इस पूरी घटना का जिम्मेदार बीजेपी और आरएसएस को ठहराया गया है। जी हां, शहबाज सरकार के विशेष सहायक अत्ता तरार ने बीते दिन यानी 10 मई को पाक मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो पाकिस्तान में आगजनी और बवाल हो रहा है उसका असली कसूरवार बीजेपी और आरएसएस है। तस्वीरें जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान में आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, और अभी भी ये हालात जो है वो बेकाबू बने हुए हैं। पाकिस्तान में नारेबाजी लगातार की जा रही है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं, जगह जगह आगजनी, और अब तक इस आगजनी में 8 लोगों की मौत भी हो गई है। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से सेना और समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आपस में आमने सामने हैं। पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी दफ्तर या किसी इदारे की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, नतायज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टेट को इतना कमजोर मत समझा जाए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। और आज सारे असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके यास्मीन राशिद तक कह रही हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं भेजे, फिर ये आसमान से उतरे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ने कई दहाइयां कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि हम कोर कमांडर लाहौर के लॉन तक पहुंचे और इन्होंने लौंडे लपाड़े लफंगे जिनको कोई काम नहीं है उनकी टोलियां इन्होंने वहां पे डिप्लॉय करवाई। और उनका नंबर इतना था कि पुलिस को भी मैं सलाम पेश करता हूं, डीआईजी अली नासिर रिजवी को जो कल जख्मी हुए, फौज के जवान जिन्होंने मजामत कल नहीं की। अब स्टेट इस पर अपनी रिट मुकम्मल इस्टेब्लिश करेगी, इस काम से बाज रहें, वरना मैं बिल्कुल स्टेट बता रहा हूं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान वैभव अग्रवाल बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। वैभव, जिस तरह से 3 से 4 दिन लगातार हो गए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार आगजनी हो रही है और अभी भी हिंसा जो है वो थम नहीं रही। सेना और समर्थक लगातार आमने सामने हैं। ऐसे में अत्ता तरार का भी ये बयान आ जाता है कि इसकी वजह बीजेपी और आरएसएस है। देखिए मतलब मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम पे और पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान की आवाम पे तरस आता है कि 70-80 साल के 75 साल के आज़ादी के बाद भी वो आज महसूस करते हैं कि भारत से आज़ाद नहीं हुए हैं।
उनकी अपनी सरकार है, उनके देश में उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और आर्मी टेक ओवर कर लेती है। और अभी अपन जिसकी भी बात सुन रहे थे, अभी चैनल पे जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि उर्दू में कह रहे थे कि हमारे खिलाफ हम सचेत हो जाएं और हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, अमल करें। जिस देश के पास, आप देखिए मानसिकता की बात है कि जिस देश के पास खाने के पैसे नहीं है, जिस देश के अवाम के पास आटे के लिए पैसे नहीं है या चावल के लिए पैसे नहीं है, और आटा चावल है भी नहीं उनके पास, वो भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, तो क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता के सवालों से बचने के लिए हिंदुस्तान और आरएसएस का नाम खराब करना चाह रहा है? एग्जैक्टली और वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा के लिए, क्योंकि उनके पास स्वयं की जनता के लिए वो नहीं है, वो एक तीर से 2, 3, 4 निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि भारत हमारी पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। भारत में आरएसएस और भाजपा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अब भारत तो देखो, भारत तो पूरा गिरवे रंग जी। हमने अपन मजाक में बात करते थे ना पिछले कुछ सालों में कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लोग भारत को रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब हमारी गवर्नमेंट जो है वो आउटसोर्स कर लो आप। भाई भारत आउटसोर्सिंग हब है दुनिया का, तो उनकी सरकार भी आउटसोर्सिंग कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आवाम को बोलने दें, आवाज उठेगी। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारा नाम खराब कर रहे हैं, और स्वयं के पास कोई भी एजेंडा नहीं है कि वो कुछ अच्छा काम कर लें। अपने को विक्टिम बनाने में तो वो माहिर है, दुनिया की स्टेज पे अपने को विक्टिम बनाने में वो माहिर हैं। और विक्टिम हम, भारत ने उनको आजादी दे दी, भारत ने बोला कि ठीक है आपकी मांग है, उनके नेता की मांग थी, भारत ने किया, भारत ने धर्म के नाम पर भारत को डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया, खत्म। लेकिन बिल्कुल वैभव जी, जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार खुद ही पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है, अपने ही सैनिक और समर्थक आमने सामने हैं, ऐसे में अब पाकिस्तान फिर से कश्मीर राग अलापना बंद करेगा या नहीं, क्या लगता है इन हालातों को देखकर? पूनम जी सबसे पहले तो अपन ये देखें कि उनके देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि जिन लोगों को आपने बिठा के रोटी खिलाई भारत के खिलाफ, वही लोग आज तुमसे जाके पूछ रहे हैं वापस कि तुमने हमें रोटी दे दी, आज रोटी के पैसे नहीं है, हमारा परिवार मर रहा है, जो नकली नोट तुम हमें दे रहे थे वो उससे हमारा पेट नहीं पड़ रहा है, डॉलर की कीमत नहीं है, और भारत के कश्मीर में इतना बढ़िया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, और बिजली, पानी, रोटी, सिक्योरिटी, सब कुछ। हमें क्यों गुमराह किया गया, ये तो आवाम पूछ ही रही है, और उसी वजह से पाकिस्तान में आज अनरेस्ट है ना। लेकिन मैं पाकिस्तान के अगर एक और दूसरी ओर देखूं, पाकिस्तान के पास अपने खाने के पैसे नहीं है, आर्मी के पास अपने पेट। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं कि जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान से उसके तार हमेशा जुड़ते रहे हैं, हमेशा अगर कोई भी आतंकी संगठन है उससे हमेशा तार उसके जुड़ते रहे हैं, तो क्या ये जो हिंसा हो रही है वो पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाली है? देखिए, हिंसा किसी भी देश के लिए सही नहीं है, और अराजकता का माहौल क्या है, पाकिस्तान की मानसिकता ऐसी है कि वो अराजकता के माहौल को बढ़ावा देने में बिलीव करती है। और वो क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जनतंत्र, लोकतंत्र, और वहां पे लोकतंत्र, जनतंत्र और आर्मी का तंत्र, वो दोनों अलग अलग हैं। तो वहां पे डंडे की राजनीति हमेशा से चली है। कितनी बार जनरल परवेज मुशर्रफ का लेटेस्ट केस था, बट कितनी बार वहां पे आर्मी जनरल्स ने तख्ता पलटा है, कितनी बार वहां पे इस तरह हुआ है। तो क्या है कि वहां की मानसिकता क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड, विकास की मानसिकता नहीं है। वहां की मानसिकता क्या है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। लेकिन भारत में ऐसी लीडरशिप है जो कि आज भारत को एक दिशा दी है इस लीडरशिप ने। तो राजनीतिक मानसिकता जो है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। और बिल्कुल वैभव, अगर इन दिनों की बात करी जाए तो लगातार पाकिस्तान में अगर बात की जाए पीओके की, और उसे अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते पीओके की, और बात करें बलूचिस्तान की, तो लगातार जो ऐसे जगह है वहां पर भी हिंसा है, वो भी जल रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखें कि पाकिस्तान जबरदस्ती बलूचिस्तान के साथ, चाइना के साथ हाथ मिलाकर बलूचिस्तान को अपना करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है,
है ना। तो पाकिस्तान जबरदस्ती वहां पे करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपना जो सारा साजो सामान है वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता तो आक्रोश में आएगी ही आएगी। और जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात है, देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा, ठीक है। और भारत में इस समय सरकार की मानसिकता ऐसी है कि सरकार बहुत दृढ़ मानसिकता के साथ, राजनीतिक मंशा के साथ चलती है। और डिसीजन मेकिंग जहां तक है कि मेरे को आज डिसीजन लेना है कि पीओके आएगा, तो आप ये बात समझ लें कि कश्मीर भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। तो पाकिस्तान को अपने देश के अंदर सोचना चाहिए कि वो जनता की सेवा कैसे करे, बनिस्बत इसके कि दूसरे के देश में आकर उसका इंटरफेरेंस करे। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो भारत में आए और हमने कड़ा जवाब दिया उनको जब वो ज्यादा चौधरीपना करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपन क्या है, भारत आज की तारीख में नेतागिरी में भारत नहीं है, भारत आज की तारीख में सेवा में है। आप हमसे नेतागिरी करो, दूसरे देश हमारे देश के अंदर आके दखलंदाजी बिल्कुल वैभव, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो चीन उसके साथ है, लेकिन जब से पाकिस्तान में इस तरह की हिंसा देखी जा रही है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। भाई पूनम जी, बड़ी साफ साफ बात है, चीन क्यों किसी के दूसरे किसी और के फटे में हाथ डालेगा। बड़ी, ये तो अपनी हिंदी में एक कहावत है ना कि उड़ते तीर को पकड़ना, चीन क्यों पकड़ेगा भाई। चीन की अपनी स्वयं की हालत इतनी बड़ी थोड़ी है कि वो किसी और देश में जाके दखल अंदाजी कर ले। चीन की खुद की इकोनॉमी देखिए आप, इन्फ्लेशन देखिए, वहां पे कोरोना से जूझ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। भारत कितना बड़ा स्वयं आत्मनिर्भर भारत के अंदर पुश में, भारत में कितनी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, हमने चीन को कितना रिप्लेस किया है। दुनिया के कई देशों में चीन के प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे हैं। ऑयल का गड़बड़ है, उधर अफगानिस्तान से पुश है, उधर रशिया जी वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। दिल्ली सरकार की वही शक्तियां हैं जो दिल्ली विधानसभा को मिली हैं। दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल रहे। पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। बिल्कुल, इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। सत्यम, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए पूनम, ये बड़ा फैसला है और केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत पहले से ही खींचतान चलती रहती है उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच में और कामों के बीच में। और ऐसा कहा जाता है, केजरीवाल सरकार के जो नेता हैं वो कहते हैं कि केजरीवाल जो भी हम काम करते हैं उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, किसी भी काम को करने नहीं देते हैं। जो भी फाइल भेजी जाती है वो 6-6 महीने लटकी रहती है, वापसी नहीं आती है। और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो केजरीवाल सरकार को मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन से जुड़े मामले छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार ले सकती है अपना फैसला। जो भी फैसले होंगे वो ले सकती है। मात्र बता दें कि सिर्फ जो पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है और जमीन से जुड़े जो मामले हैं, इनको छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार जो है वो दखल दे सकती है। हाँ, ये तो सत्यम, कितनी बड़ी राहत ये दिल्ली सरकार के लिए हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहले से दोनों के बीच में अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए और उपराज्यपाल की बात की जाए तो इसी चीज को लेकर नोकझोंक होती रहती थी। और कहीं देखा होगा कि पिछले समय में खुद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था, केजरीवाल के आवास के बाहर तक तमाम समर्थकों को लेकर गए थे और तमाम नारेबाजी की थी। लेकिन अब ये चीजें कहीं ना कहीं साफ हो गई हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट ने दखल दे दिया है और दोनों लोगों को जो काम है
वो बांट दिए गए हैं। ये कहा गया है कि आपका दायरा क्या है, यानी कि आम आदमी पार्टी का दायरा क्या है और इसके साथ साथ केंद्र का दायरा कहां तक है। इन दोनों चीजों के बीच में जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं अब दूर हो गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में और इसके साथ साथ उपराज्यपाल के बीच में कोई भी मतभेद ना हो। जी चलिए, ठीक है सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश के बारे में खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने साल 2023 की जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की अगर माने तो आतंकी नौशाद और जगजीत को दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा में तैनात जवानों पर फायरिंग करने का टास्क मिला था। इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 10 मई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके साथ ही पंजाब में बजरंग दल के नेता और हरिद्वार में साधुओं की हत्या का भी प्लान बनाया गया था। पंजाब में बजरंग दल के नेता की हत्या के लिए 2 लाख रुपए भी भेजे गए थे। जांच में यह खुलासा भी हुआ था कि नौशाद और जगजीत ने अपने हैंडलर का भरोसा जीतने के लिए एक हत्या भी करवाई थी। दोनों ने दिल्ली से एक हिंदू लड़के राजा को किडनैप किया और उसे दिल्ली के भलसवा डेयरी ले गए। दोनों ने उसका गला रेता और इसका वीडियो हैंडलर को भेजा था, जिसके बाद हैंडलर का भरोसा दोनों पर हो गया था। राजा के हाथ पांव पर भगवान शिव का टैटू बना हुआ था। तो वहीं अमृतसर में हुए बम धमाके के मामले को पंजाब पुलिस ने सुलझा लिया है। अमृतसर में 3 विस्फोटक के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने कहा कि हमने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनके नाम आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह है। इनमें से तीनों ने विस्फोटकों का प्रबंध किया था। एक महिला से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि धमाके कम क्षमता के थे, इसके लिए पोटास अमृतसर से लिया गया था। 3 कंटेनर का इसमें उपयोग किया गया था। पार्किंग की छत से पहले धमाका किया गया। पूरे मामले की जांच हो रही है। एसआईटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी। इस मामले में आजादवीर और अमरीक सिंह मुख्य आरोपी हैं। ये विस्फोटक पटाखों में यूज होने वाले पोटास से करवाए गए। पंजाब और इसके बाहर के रिश्तों की जांच के लिए इनके फोन डिटेल चेक की जा रही है। तो कानपुर देहात से इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सपा प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशी दीपाली सिंह और प्रत्याशी पति को दिया गया रेड कार्ड। मत डालने के बाद घर से बाहर निकलने पर भी पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। सपा प्रत्याशी पति ने धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रत्याशियों पर प्रशासन और पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। धमकाने और डराने के साथ गाली और गाड़ी तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। तो सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन पर। कानपुर देहात का ये मामला, जहां पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रत्याशी दीपाली सिंह और प्रत्याशी पति को रेड कार्ड दिया गया। मत डालने के बाद घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशियों पर प्रशासन और पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, ये भी आरोप लगाए गए हैं। धमकाने और डराने के साथ गाड़ी तोड़ने के आरोप भी लगाए गए। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी को लेकर। गौरव, क्या है पूरा मामला, किस तरह के आरोप प्रशासन पर लगाए गए हैं? जी पूनम, देखिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव दूसरे चरण का चल रहा है और अकबरपुर जो सदर सीट है, यहाँ पर लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर गुड्डन सिंह जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं वो आवाज उठाते रहे। और इसके बाद जब उन्हें इस पूरे मामले पर न्याय न मिला तो उन्होंने भाजपा को छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली और उनकी पत्नी को जो है टिकट मिला है। और इसके बाद उन्होंने नामांकन किया और लगातार जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार किया। लेकिन लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि मतदान को प्रभावित किया जाएगा। और जब आज मतदान होना था तो उनकी जो पत्नी प्रत्याशी हैं और मतदान अभिकर्ता है गुड्डन सिंह, उन दोनों लोगों को रेड कार्ड दे दिया गया। यानी मतदान के बाद उन लोगों को पुलिस की निगरानी में घर में ही रखा जाएगा, कुल मिलाकर नजरबंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर बताया, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जब प्रत्याशी और मतदान अभिकर्ता बूथ पर नहीं होगा तो साफ तौर पर मतदान में जो है जिस तरीके का खेल किया जाना है, मतदान को प्रभावित किया जाना है, उन्होंने साफ जो है ये आरोप लगाया है। जी चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई यूपी के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव लेकर मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा ने वहां पर मौजूद लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए।
मतदान जारी है। जहां बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की 9 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका, जहां पर चेयरमैनी के मतदान होने हैं, जहां पर सभासदी के मतदान होने हैं। ये वो केंद्र है और यहाँ पर आपको हम भीड़ भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है सुबह से ही अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का जो प्रयोग है वो यहाँ पर करेंगे। और आखिर किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं, ये भी एक खासा देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता जो है उस तरफ आप देखेंगे तस्वीरों में, तो वहां पर महिलाओं की एक लाइन है, तो इस तरफ पुरुष की लाइन है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिख रहा है। लेकिन क्या मुद्दे हैं, यानी जमीनी मुद्दे क्या रहे हैं, उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि सर क्या मुद्दा रहे। सर मुद्दा मेन खोड़ा का विकास का है। विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। जैसे खोड़ा में अभी मेन समस्या पानी की है। अभी तक तो सिर्फ आश्वासन दिए गए। अब इस साल बोल रहे हैं लोग, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है कि नहीं हम पानी लाएंगे, लेकिन जनता सर बड़ी समझदार है, ये सब समझती है कि ये ऐसे प्रलोभन चुनाव में ही क्यों दिए जाते हैं। बहरहाल हम सभी मतदाता सब बहुत जागरूक हैं, हमको क्या करना है हमको पता है। फिलहाल विकास का मुद्दा, एक ही मुद्दा, सिर्फ विकास। देखिए, विकास का मुद्दा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही पूछना चाहेंगे। मुद्दा हमारा विकास का ही है। विकास का मुद्दा है। खोड़ा में पानी की दिक्कत है, पानी की सुविधा हो जाए, हमारा खोड़ा मतलब विकास हो जाए खोड़ा में, बस यही मुद्दा है। विकास करेगा खोड़ा की हम उसी को मतदान करने जा रहे हैं। ये और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही पूछेंगे। भैया क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट डालने का? भैया विकास बढ़ना चाहिए खोड़ा की, और क्या मुद्दा आपको बताइए। मन बना लिया इस बार की विकास के मुद्दे पे ही वोट देना? हाँ, मुद्दे पे वोट देना है भैया। हाँ, पहला वोटर है या पहला भी है, पहले होता है। हाँ। तो क्या आप चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट होगा? और क्या भैया, विकास जो करवाएगा हम तो उसी को वोट देंगे। जैसे हमारा कुछ काम होगा तो हम तो वोट देने के लिए तैयार ही हैं, वोट देने के लिए वोटर बने ही हैं। जब हमारा भाई विकास होगा हम तो वोट देंगे ही, 100% गारंटी है। चाहे जिसे वोट देना हो तो कंफर्म होता है ना। चलिए, और कुछ और महिलाएं भी हम उनसे ही बातचीत करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आने का प्रयास करें। मैडम, क्या खोड़ा का विकास होगा, किस तरीके से मुद्दे रहेंगे आपके, किसको समझकर किस तरीके से आप वोट कर रहे हैं? देखिए, खोड़ा में वैसे बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। पार्टी की बात नहीं कर रहे, नहीं, मैं मुद्दे की बात ही कर रही हूँ कि विकास काफी अच्छा हो रहा है। बट खोड़ा में पानी की समस्या है, तो हम इस चुनाव में यही चाहते हैं कि जो भी सरकार या जो भी जिसे भी हम वोट दे रहे हैं अपना, वो यहाँ पे पानी लेके आए, क्योंकि पानी यहाँ की बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, जल ही जीवन है और जल के बिना देखिए जीवन कितना ही अस्त व्यस्त है, इसलिए जल बहुत जरूरी है। पंजाब से आई है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा तो मुद्दा यही है, पानी की प्रॉब्लम है, बस जो भी है पानी लाओ, या और कुछ नहीं है बस। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही पूछेंगे। आंटी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? पानी की जरूरत है, पानी यहाँ आना चाहिए। और कुछ मुद्दे जो पानी के अलावा और भी कुछ बचे हों? ना जी, कोई मुद्दा नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आखिर क्या सोच कर आए हैं और किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्योंकि खोड़ा नगर पालिका में चेयरमैनी का 5 साल पहले बीत चुके हैं, अब दोबारा से मतदान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता क्या मूड बनाकर आई है वो सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या, पानी ला दीजिए पहले। सारे लोग बोलते हैं हर बार पानी आएगा, पानी आता ही नहीं है। पानी की समस्या इतना हो जाता है, बहुत ज्यादा वोट ले लेते हैं। पानी आ जाए सबसे पहले तो वही बढ़िया है, बाकी तो देखिए महिला लेगी पानी, बाकी तो समस्या है, पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो देखिए, महिलाओं का खासतौर पर कहना है कि पानी सबसे बड़ी समस्या है, जो कि खोड़ा नगर पालिका के अंदर में बोरिंग कराते हैं। काफी पैसे खर्च होते हैं बोरिंग कराने में। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस बार पानी को लेकर है। तो लोगों ने जो अपना मत बनाया, मूड बनाया है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि 13 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे, आखिर कौन चेयरमैन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। तो कार्निवाल कम ट्रेड फेयर मेला में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई से युवक और महिला घायल हो गए। पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में ये मेला लगा हुआ था, जहां एक महिला और पुरुष को दबंगों ने जमकर पीटा। पिटाई से युवक और महिला घायल हो गए। पूरी घटना का लाइव वीडियो देखिए, किस तरह से दबंग महिला और युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बरेली के अशोक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते 4 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फिलहाल 2 घंटे के अंदर अशोक फोम फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।